स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे हम, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इससे आने वाले क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं पूछता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स, क्लासिफिकेशन नंबर्स पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन को जो दिया था वो श्री एस आर रंगनाथन जी थे। ठीक है, जिनका पूरा नाम सियाली रामारिता रंगनाथन था। जब इन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन को दिया तो ये फुल्ली रिजिडली फेसेड क्लासिफिकेशन था। 1933 में इसे माला यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। माला की स्थापना रंगनाथन जी ने 1928 में की थी। जो 7वां एडिशन था कॉलन क्लासिफिकेशन का, जो लेटेस्ट एडिशन है, इसे SRELS यानी शारदा रंगनाथन एंडाउनमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज ने पब्लिश किया, जिसके एडिटर जो थे एम ए गोपीनाथन जी थे। इन्होंने सभी क्लासिफिकेशन जो थे, अब तक जो 6 क्लासिफिकेशंस आई थी, उसको 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम जो 1933 में आई थी, सेकंड वॉल्यूम जो 1939 में आई थी, और थर्ड 1950 में आई थी। इन सब के एडिटर कौन थे? एस आर रंगनाथन जी। इसे रिजिडली फेसेट स्कीम के नाम से जाना गया। दूसरा वॉल्यूम 1900 क्षमा करिएगा, दूसरा वॉल्यूम था जिसमें 4th, 5th और 6th एडिशन को कवर किया गया, जिसे ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेड स्कीम के नाम से जाना गया। और इसमें जो 6th एडिशन था, जिसे 1960 में पब्लिश किया गया था, उसे 1963 में दोबारा रिप्रिंट किया गया। वॉल्यूम 3 जो 7th एडिशन था, इसे फुल्ली फ्रीली फेसेड स्कीम से जाना गया। और इसको क्लासिफाई किसने किया था? MA गोपी नाथ जी ने। फर्स्ट एडिशन जो था 1933 में आया था, और ये 3 वॉल्यूम्स में था। और इसके नंबर ऑफ पेजेस कई बार पूछ लेता है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस पूछता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके नहीं पूछता है। तो टोटल इसमें जो पेजेस थे 307 पेजेस थे। फर्स्ट एडिशन के जो फीचर्स थे ये क्या था? मिक्स्ड नोटेशन यूज होते, इंडो अरेबिक नंबर, रोमन अल्फ़ाबेट नंबर्स यूज होते, स्मॉल का यूज़ किया गया था ILO को छोड़ करके। ठीक है, तो रोमन अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल में 26 लेटर्स यूज़ किए गए थे, और स्मॉल के 23rd, क्योंकि हमने ILO को ड्रॉप कर दिया था। तो टोटल इसमें 74 सिंबल्स और लेटर्स का यूज़ किया गया था। कॉलन क्लासिफिकेशन में कनेक्टिंग सिंबल डबल डॉट होता है। ठीक है, और इसके डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल, कल्चरल, सब्जेक्ट और अल्फ़ाबेटिकल डिवाइसेस का यूज़ किया था। जो कॉलन क्लासिफिकेशन जो स्कीम थी, ये फुल्ली फ्रीली फेसेड स्कीम पे बेस्ड थी। और एस आर रंगनाथन जी ने स्पेशल अटेंशन पे किया था मेन क्लासेस के फेसेट्स के सीक्वेंस पे। ठीक है, और इसको ट्रायंगल के फॉर्म में शो किया गया था, जैसे आप दिखा रहा हूँ। A to Z तक के अल्फ़ाबेट्स इसमें इन्होंने यूज़ किए। A to M साइंस को रिप्रेजेंट करता था, N से S तक ह्यूमैनिटी को, और T से Z तक सोशल साइंस को रिप्रेजेंट करता था। और टॉप पे जो था, इन्होंने एक छोटा ट्रायंगल दिया जिसे मिस्टीरियस या स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि ये सारे जिनको जो क्लासिफिकेशन थी स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड थी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं A to Z तक में किस किस को उन्होंने प्लेस किया था। A नेचुरल साइंस, B मैथमेटिक्स, C फिजिक्स, D इंजीनियरिंग, E केमिस्ट्री, F टेक्नोलॉजी, G बायोलॉजी, H जियोलॉजी, I बॉटनी, J एग्रीकल्चर, K जूलॉजी, L मेडिसिन, M यूजफुल आर्ट्स, N फाइन आर्ट्स, O लिटरेचर, P लिंग्विस्टिक, Q रिलीजन, R फिलोसफी, S साइकोलॉजी, T एजुकेशन, U ज्योग्राफी,
वी हिस्ट्री, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस, एक्स इकोनॉमिक्स, वाई सोशोलॉजी और जेड लॉ। ये याद कर लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछता है। एस आर रंगनाथन ने रिवीजन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया था, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवाइज, क्षमा करिएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस के यूज़ किया गया था इस क्लासिफिकेशन में, और जिसे ऑगस्टे कॉमेट ने दिया था। जो डेल्टा जो इसमें सिंबल था, आपको मैं पहले बता दूं, स्पिरिचुअलिटी और मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करता है। इसे टॉप ऑफ द ट्रायंगल रखा गया था, और ये मैपिंग में हेल्प करता है, और यहीं से साइंस और आर्ट्स में यानी ह्यूमैनिटीज़ में डिफरेंस पैदा होता है, क्योंकि एम तक तो ए से एम तक साइंस है, और एन से जेड तक सोशल साइंस थी, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और एस आर रंगनाथन जी ने मिस्ट्रियस और स्पिरिचुअलिटी को इसलिए प्लेस किया इसमें, क्योंकि इनका मानना था कि मिस्टिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज ही सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज का मूल रूप है। ठीक है, आप फेज रिलेशंस के बारे में जान लेते हैं। फेज रिलेशंस में देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट एस आर रंगनाथन जी ने फर्स्ट एडिशन में दिया था 1933 में। फेज रिलेशन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं, जैसे मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग, मैथ्स और इंजीनियरिंग दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और उसको जीरो से ऐड किया जाता है। तो मैथ का सिंबल आपने पहले देखा बी था और इंजीनियरिंग का डी था, तो दोनों को किससे कंबाइन किया, ओ से। तो बी ओ डी जो था फेज लिंक टेक्निक में यूज़ किया जाता है। सेवन्थ एडिशन में ओ को हटा करके एपोस्ट्रोफिस का यूज़ किया गया है, क्योंकि कई बार ओ कंफ्यूजिंग हो जाता था। कोलन क्लासिफिकेशन के फिफ्थ एडिशन में 3 लेवल्स और 5 टाइप्स को फिक्स किया गया। तो जो 3 लेवल कौन से थे, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फेसेट सब्जेक्ट फेज रिलेशन और इंट्रा एरे फेज रिलेशन। 3 लेवल्स हो गए, इंट्रा सब्जेक्ट फेज, इंट्रा फेसेट फेज और इंट्रो एरे फेज रिलेशन। 3 लेवल्स हो गए, और उसके 5 टाइप्स हो गए, जी जनरल, बी बायस, सी कंपैरिजन, डी डिफरेंस और आई इन्फ्लुएंस, और टी टूल इसे सेवन्थ एडिशन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ फेज रिलेशंस का रिलेशनशिप को बता दिया गया है, जो आपको देखिए जनरल अगर है तो उसको इंट्रो सब्जेक्ट में ए से प्रेजेंट करेंगे, और इंट्रा फेसेट में जे से, और इंट्रो एरे में टे से। बायस्ड है तो इंट्रो सब्जेक्ट में बी से, इंट्रा फेसेट में के से, और इंट्रो एरो में यू से। कंपैरिजन में सेम वही सी से इंट्रो में, इंट्रा फेसेट में एम से, और इंट्रा एरो में वी से। डिफरेंस में सब्जेक्ट को डी से, इंट्रो सब्जेक्ट को डी से, इंट्रा फेसेट को एन से, और इंट्रा एरो को डब्ल्यू से। टूल को इसमें यूज़ करेंगे इंट्रो फेसेट में, इंट्रो सब्जेक्ट में ई से, इंट्रा फेसेट में पी से, और इंट्रो एरो में एक्स से। इन्फ्लुएंस जो है इसको इंट्रो सब्जेक्ट में जी से, इंट्रा फेसेट में इसको आर से, और इंट्रा एरो में एक्स से। इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हुए हैं सेवन्थ एडिशन में फेज रिलेशन बी किसको डिनोट करता है, तो बी आपने देखा था यहाँ पे बायोस को रिप्रेजेंट करता है। अब देख लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन के आगे के वर्जन को। तो क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं, एक ऐसा प्रोसेस में ग्रुपिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कोडिंग किया जाता है हेल्पफुल ऑर्डर में, ताकि इजीली नंबर्स को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट्स को उनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उनके टाइटल्स के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है।
कोलन क्लासिफिकेशन में 108 मेन क्लासेस हैं और पहले 33 थी, और 10 जनरलाइज क्लासेस को डिवाइड किया गया है ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के बीच में, और उसके मिक्स्ड नोटेशंस यूज़ किए गए हैं अरेबिक नंबर्स में, ग्रीक और रोमन लेटर्स में। और जो फंडामेंटल 5 कैटेगरी जो है इसको डिटरमाइन की जाती है PMES, यानी पर्सनैलिटी, इसको कॉलन से, M से, P पर्सनैलिटी कॉमा से, M मैटर सेमी कॉलन से, E एनर्जी कॉलन से, और S स्पेस को डॉट से, और टाइम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट किया गया था। टाइम सिंबल का पहली बार 4th एडिशन में 1952 में इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन द इंडियन नेशनल लाइब्रेरी ड्यूरिंग द 1990s। तो इसमें देखिए टाइम भी है, स्पेस भी है, और एनर्जी भी है। तो इसको क्लासीफाई किया गया। देखो 99 जो है 1991 टाइम हो गया, इंडिया जो है स्पेस यानी स्थान हो गया, क्लासिफिकेशन एनर्जी है किस फॉर्म में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, बुक जो है मैटर के रूप में कंसिडर हो जाएगा, और लाइब्रेरी जो है पर्सनैलिटी के रूप में कवर होगा। ठीक है, तो पर्सनैलिटी पर्सनल्स को रिप्रेजेंट करता है, मैटर बुक्स या कोई भी जो मटेरियल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। पर्सनैलिटी को P और कॉमा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है सब्जेक्ट के कोर पॉइंट को डिफाइन करता है, और एक कनेक्टिंग सिंबल होता है। कॉमा जो है कनेक्टिंग सिंबल होता है। पर्सनैलिटी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट इन द कैटेगरी। पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसलिए जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं पहले हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और जो बच जाता है उसे पर्सनैलिटी होती है। मैटर यानी M यानी सेमी कॉलन से डील करता है, डील्स विद द सब्जेक्ट्स के कंक्रीट के बारे में डील करता है, जैसे उसके प्रॉपर्टीज़, मटेरियल के एग्जिस्टेंस और उसके फीचर्स के ऊपर डील करता है। ऐसे सेमी कॉलन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मेन सब्जेक्ट में मान लीजिए साइंस है, उसको बायोलॉजी और में डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स में डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं, तो सभी मैटर्स में आते हैं। एनर्जी जो है, एनर्जी फेसेट इंडिकेट्स टू द एक्शंस, प्रॉब्लम्स और द वर्क इफिशियंसी। ये वर्क इफिशियंसी को डिफाइन करता है कि हम किस चीज़ पे अपने टाइम को डिवोट कर रहे हैं, क्या मेन फैक्टर है। ठीक है, और इसे इंटेलेक्चुअल एंटिटीज़ के बारे में कहा जाता है, और ये कनेक्टिंग सिंबल इसका कॉलन होता है। स्पेस डॉट यानी स्पेस इंडिकेट्स द जियोग्राफिकल एरिया। स्पेस जियोग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करता है। जैसे कि पिछले टाइटल में हमने देखा इंडिया क्या था, स्पेस था, डॉट कनेक्टिंग सिंबल होता है। टाइम वी इजली अंडरस्टैंड इट, टाइम को हम इजीली पकड़ सकते हैं और सबसे इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ नंबर फिगर्स कुछ ना कुछ होता है, तो वो टाइम रिप्रेजेंटेशन पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1991 टाइम है, या लिख दिया ऑन संडे, लास्ट वीक, 1 ईयर, 100 ईयर्स। तो ये क्या है, टाइम को डिफाइन किया जाता है। और हमने जो इतना पढ़ा इसमें देखिए सबसे इजीली हम लोग टाइम को डिटरमाइन कर लेते हैं, और सबसे मुश्किल या कठिनाई जो होती है हमें पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में होती है। तो रंगनाथन ने इसके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था जिसे रेसिडुअल मेथड कहते हैं, कि जो सारी चीज़ें फैक्टर्स डिटरमाइन कर लो आप, टाइम, एनर्जी, इफ़िशियंसी, स्पेस, और जो बच गया वो क्या हो गया, आपका पर्सनैलिटी हो गया। कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन को जब रिप्रिंट किया गया था तो उसमें टाइम के लिए डॉट के जगह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे PMES है, इसको 1944 में मान्यता दी गई थी क्लासिफिकेशन के लिए, कॉलन क्लासिफिकेशन में। अब देखो जैसे वो रिप्रेजेंट करता है लिटरेचर को, तो लिटरेचर में क्या क्या हो सकता है फैक्टर, लैंग्वेज होगा, उसका फॉर्म होगा, उसका ऑथर होगा, और उसका वर्क होगा। कॉमन आइसोलेट्स रिलेटेड टू द कॉलन क्लासिफिकेशन, और इसे फर्स्ट एडिशन में कॉमन सब डिवीजन के रूप में यूज़ किया गया था, और 5th एडिशन में इसे आइसोलेट्स का नाम दिया गया। ठीक है, कॉमन आइसोलेट इज़ यूज फॉर द बिब्लियोग्राफी,
table, formula, atlas, encyclopedia, periodicals, serials and biographic collection works, रिसर्च एंड डाइजेस्ट में इसको यूज़ किया जाता है। फोर्थ एडिशन में कॉलन क्लासिफिकेशन के फोर्थ एडिशन में सीसी यानी कॉमन सब डिवीज़न को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एसीआई और पीसीआई, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स और पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। ठीक है, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स और पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें एंटीरियोराइजिंग में बिफोर स्पेस फेसेट आता है, ये टाइम फेसेट आता है, और ये जो है पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट्स और एनर्जी कॉमन आइसोलेट्स ये जो है पोस्टराइजिंग में आता है। एसीआई में यानी एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स में कोई कनेक्टिंग सिंबल का यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि पीसीआई में यानी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स में कनेक्टिंग सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन आइसोलेट्स जो एसीआई में यूज होते हैं, बायोग्राफी जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिब्लियोग्राफी ए से, सीरियल्स एन को, एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी को के से, पीरियडिकल्स को एम से, ईयर बुक को सी से और एटलस को एफ से, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को पी से। यहाँ पे एग्जांपल दिया है डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स यानी बी के से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को मेन क्लास के साथ यूज़ किया जाता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी रिस्पेक्टिव कनेक्टिंग सिंबल के साथ, जैसे एफ इन्वेस्टिगेटिंग इंस्टीट्यूशन और रिसर्च को, F2 ऑब्जर्वेशनल इंस्टीट्यूशन को, F3 लेबोरेटरी को, जी लर्न बॉडी को, H6 म्यूज़ियम को और Y कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये नोट्स की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कर दीजिए या येस कर दीजिए। मैं उसके बाद आपके साथ एक नंबर शेयर करूँगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको ये सारा PDF सेंड कर दूँगा। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसको एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ही प्रिपेयर किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।